हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। आप सभी लोगों का अनूप स्टडी जोन में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं संधि, और संधि के अंतर्गत आज की क्लास जो हम लोगों की होगी वो क्या होगी? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या पढ़ना है क्या नहीं, और संधि क्या होता है, इसके विषय में हम लोग पहले क्लास में ही चर्चा कर चुके हैं। तो व्यंजन संधि क्या होगा? हम लोगों ने संधि क्या देखा था? जहाँ पर दो शब्दों के पहले, जहाँ पर दो शब्द हो और उसमें से पहला शब्द का जो अंत हो और दूसरे शब्द का जो आदि हो, उसके मिलने से जो विकार या जो परिवर्तन होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब यहाँ पर बात आती है व्यंजन संधि की। तो व्यंजन संधि क्या होता है? जहाँ पर दो शब्द होंगे, जैसे मान लीजिए आपका क्या हो गया? वाक हो गया और ईस हो गया। ठीक है, तो वाक और ईस हो गया। तो व्यंजन संधि में क्या होता है कि ये जो पहले शब्द का जो अंत हो और दूसरे शब्द का जो आदि हो, प्रारंभ हो, इन दोनों में जब मेल होता है तब जाकर जो विकार उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में हमेशा याद रखिएगा कि जो पहले शब्द का अंत होगा वो हमेशा व्यंजन होगा। क्या होगा? हमेशा व्यंजन होगा। और यदि ये व्यंजन है तो इसका मतलब यह है कि अब व्यंजन संधि इसमें लगाना है। और उसके बाद जो दूसरा शब्द है उसमें चाहे स्वर रहे चाहे व्यंजन रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको व्यंजन संधि के नियमों को तभी याद रखना है, तभी लगाना है जब पहले शब्द के अंत में क्या होना चाहिए? व्यंजन होना चाहिए। ठीक है, बाकी व्यंजन और स्वर से संबंधित जितने भी चीजें हैं हम लोग भाषा लिपि पहली क्लास थी, दूसरी क्लास वर्णमाला थी, उसमें देख चुके हैं। अब ये तो हो गया कि व्यंजन संधि क्या होता है। ठीक है, उसके बाद क्या जानना है आपको? उसके बाद जानना है एक चीज जो व्यंजन संधि में आपको जानने के लिए बहुत ही जरूरी है। क्या? कि जैसे मान लीजिए आपको दिया गया क, हमने आपको बताया है कि कोई भी व्यंजन हो उसमें अ क्या होता है? संयुक्त होता है। क्या संयुक्त होता है? अ, है ना। जैसे आप कोई भी वर्ड पढ़िए तो कोई भी व्यंजन को पढ़ेंगे, क पढ़ेंगे तो क उसमें क्या है? अ है। ख उसमें भी अ है। मतलब कोई भी व्यंजन है उसमें क्या संयुक्त होता है? अ जो होता है वो संयुक्त रहता है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जैसे ही आप किसी व्यंजन से उसमें से क्या अ को निकाल देते हैं तो वो क्या बन जाता है? उसके नीचे हलंत लग जाता है, मतलब वो आधा हो जाता है, और इसे हम लोग मूल व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कह सकते हैं? मूल व्यंजन। तो अब जैसे मान लीजिए ख है, तो ख में से जब हम लोग अ को निकाल देंगे तो इसी के नीचे हलंत लग जाता है, मतलब आधा हो जाता है। तो जब भी हम लोग व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो व्यंजन संधि में क्या ध्यान देना है कि जो भी ये हलंत वाला होगा इसका मतलब ये आधा होगा। और ध्यान देना है हमेशा, जैसे ये वाक धन ईस है, वाक धन ईस में इसी को चेंज करते हैं। किसको चेंज करते हैं? इसको। और इन दोनों को ध्यान में रखते हुए जो भी आपका नियम होगा, रूल होगा, उसके अनुसार चेंज करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे कौन से नियम है, किस व्यंजन को किसके अनुसार चेंज करेंगे, उसके अनुसार हम लोग सभी नियमों को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज कि व्यंजन संधि सबसे पहले क्या कहा जा रहा है कि प्रथम वर्ग का प्रथम वर्ण। अब प्रथम वर्ग का प्रथम वर्ण वर्णमाला की क्लास आप लोग देखे हैं, जिनमें से प्रथम वर्ग क्या होता है? क च ट त प, यही होता है। ये प्रथम वर्ग है, ये आपका द्वितीय वर्ग ख वाला है, और ग वाला तृतीय है, और ये आपका चौथा है। क्लियर है? तो यहां पर ये कहा जा रहा है कि प्रथम वर्ग का जो पहला वर्ण हो, है ना, उसके साथ प्रथम वर्ग के पहले वर्ण के साथ क्या किया जाए? कोई तीसरा वर्ण, जो तीसरा वर्ण है उन वर्गों का, या तो फिर चौथा वर्ण का जो वर्ग है, ये तो चौथा वर्ग का वर्ण हो गया और ये वाला जो है तीसरा हो गया। तो जब इनको मिलाया जाता है तो क्या उत्पन्न होता है? आपका तीसरा वर्ण होता है। कुल मिलाकर आपको ये याद रखना है कि यदि प्रथम वर्ग का प्रथम वर्ण हो, मतलब क्या कि ये क च ट त प, ये प्रथम वर्ग के प्रथम जो है क्या है? वर्ण है ना। तो अब यदि ये हो और इसके बाद कोई भी सघोष वर्ण हो, कोई भी सघोष वर्ण हो, तो ये जो प्रथम वर्ग का प्रथम वर्ण है ये अपने तीसरे में चेंज हो जाता है। किस में चेंज होता है? चेंज किस में होता है? तीसरे वर्ण में चेंज होता है। याद रखिएगा, किस में चेंज होगा? तीसरे वर्ण में। पहला वाला तीसरे में चेंज होगा कब? जब पहले वाले वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ क्या हो? कोई भी सघोष वर्ण हो।
अब कौन कौन से वर्ण होते हैं जो सघोष होते हैं? आपको मैंने पहले बताया था कि जो पहला और दूसरे, पहले वर्ग के और दूसरे वर्ग के सभी वर्ण क्या होते हैं? अघोष होते हैं। तो बचा क्या? तीसरा, चौथा और पांचवा। जो तीसरा, ये जो तीसरा हो गया और ये जो चौथा हो गया, और इसके बाद जो पांचवा अनुस्वार है, ये सभी क्या है? सघोष है। इसके अलावा यरलव है ना, इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा आपका जो ये जितने भी स्वर होते हैं वो सभी क्या होते हैं? सघोष होते हैं। तो अब इसके बाद आपको यह समझना है कि प्रथम वर्ग का जो प्रथम वर्ण हो और उसके बाद यदि कोई सघोष वर्ण आ जाए तो क्या उत्पन्न होगा? क्या उत्पन्न होगा? तीसरा वर्ग के वर्ण जो हैं वो उत्पन्न हो जाएंगे। अब चलिए, यदि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत तो समझ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल को देख के समझते हैं। यहां पर क्या दिया हुआ है? यहां पर दिया हुआ है दिक धन गज। क्या दिया हुआ है? दिक धन गज। इसका मतलब ये कि यहां पर देखिए क क्या है? आपका प्रथम वर्ग का प्रथम वर्ण है। यहां पे देखिए क है। इसका मतलब यह है कि आगे क्या है? गज है। यहां पे क्या है? ग है और यहां पे क। और देखिए क में हलंत लगा हुआ है। इसका मतलब जब हम इस क को चेंज करेंगे, किस में चेंज होगा? ये तीसरे वाले में चेंज होगा ना, तीसरे वाले में ही चेंज होगा। और जब ये तीसरे वाले में चेंज होगा तो ये भी आधा हो जाएगा। जैसे अब ध्यान से देखिए, जैसे आपने कहा दिक धन, एक आराम से समझ लीजिए इसको, दिक धन गज, ठीक है। अब देखिए यहां से आपने क को लिया जो कि आधा है, और क क्या है? प्रथम वर्ग का पहला वर्ण है। और ये ग जो है ये एक क्या है? सघोष है। और ये देखिए तीसरा है और चौथा, यहां पर हमने लिख दिया है कि तीसरा चौथा हो या स्वर हो, जो भी सघोष होते हैं वो। तो ये है, तो ये क किस में चेंज हो जाता है? अपने तीसरे वर्ग के वर्णों में चेंज होता है। तो क का जो तीसरा वर्ण है वो क्या है? ग है, मतलब ग में चेंज होगा। तो क को आप ग में चेंज कर दीजिए। लेकिन ध्यान दीजिए कि क को आप ग में तो चेंज करेंगे, लेकिन यहाँ पे क क्या है? आधा है। तो जब ग में चेंज करेंगे तो ग भी आपका आधा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? दी, और क को चेंज करेंगे तो आधा ग में, फिर ये आपका पूरा गज है तो गज लगा दीजिए। तो ये आपका देखिए क्या हो गया? संधि हो गया दिग्गज। तो इस तरह से चेंज होगा। अब यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उसको ध्यान से देखिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दूसरा है दिक धन अंत। यहाँ पर भी देखिए क है और यहाँ पे अ है। तो जाहिर सी बात है कि इस अ में स्वर ये आपका सघोष है और क आपका आधा है, तो ये भी ग में ही चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा? दिगंत हो गया। उसके बाद क्या है? दिक धन विजय। तो यहाँ पर भी दिक विजय है, तो क आपका आधा है। उसके बाद देखिए क्या है? व है, वह भी आपका सघोष है। तो ये भी किस में चेंज हो जाएगा? दिग्विजय में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए च को देखिए, अच धन अंत है। क्या है? अच धन अंत। तो इसका क्या? च किस में चेंज होगा? च किस में चेंज होगा? ये आपका चेंज हो जाएगा ज में। यहाँ पे देखिए च है, ये किस में चेंज हो जाएगा? ज में। तो ये क्या हो जाएगा? अजंत। अब इसके बाद क्या है? अच्छा, एक बात तो आप लोगों को पता ही होगा ना, जैसे आप लोग, जैसे हमने यहाँ पे कहा कि ये आधा हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए ग था, लेकिन जब इसके बाद यहाँ पे स्वर होगा तो स्वर के मात्रा के अनुसार ही होता है। जैसे आप ऐसे समझिए, ये जो इसी को ले लीजिए, अच धन अंत है। आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो समझ जाएंगे। अच धन अंत है, इसका मतलब च आपका तीसरा वर्ड हो गया, क्लियर है। और अ जो है ये आपका सघोष हो गया, सभी स्वर सघोष होते हैं। लेकिन यहाँ पे याद रखिए कि ये क्या है? अ है। और इसी को यदि हम च में जोड़ेंगे तो ये तो पूरा हो जाएगा ना, किसी स्वर को जोड़ देंगे तो पूरा हो जाएगा। तो मतलब च तक ज में चेंज हो जाएगा, च ज में हो गया, उसके बाद तो बचा था तो अजंत हो गया। इसीलिए ये इसमें ये आधा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अब इसी को, सपोज दैट, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं फिर बताते हैं दिग्गज को। अब ऐसे समझते हैं, कैसे समझेंगे? देखिए, यदि आप क्या करें, यदि आप इसी अच को धन ओंत कर दीजिए, सपोज दैट, है ना, कि ओंत करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए ये च आधा है, लेकिन ये जो स्वर है ना इसमें जुड़ेगा तो क्या कर देगा? चो कर देगा। लेकिन च
और स्वर ये जोड़कर किसमें मिलेगा, ज में चेंज होगा ना। च ये जो पहला वर्ग का पहला लेटर है और ये जो वर्ड है ज इसमें चेंज होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, अजोंत हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। चलिए इसी तरह से जितने भी एग्जाम्पल हैं, अच धन आदि है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, अजादि हो गया। च का तो ज में चेंज हुआ, लेकिन यहाँ पे आ था तो जा बन गया तो आजादी हो गया। खट धन आनंद था तो ये खडानन हो गया, है ना। ट अपना जो है ड में चेंज होगा, ट वाला किस में चेंज होगा, ड में, तो ये ड हो गया। और यहाँ पे आ था इसीलिए क्या हो गया, डा हो गया तो खडानन हो गया। उसके बाद भगवत भजन है तो ये भगवत भजन हो गया। उत धन योग है, त आपका किस में चेंज होगा, त आपका चेंज होगा द में, तो क्या हो जाएगा ये। अब यहाँ पे देखिए व्यंजन है तो यहाँ पर तो कुछ चेंजेस होगा नहीं, त आधा है तो द भी आधा ही होगा तो उद्योग हो गया। सद्भावना है सद्भावना, सतगुण है तो सदगुण, अपधन ज है तो अब जो हो गया, देखिए प है तो इसका मतलब प किस में चेंज होगा, ब में चेंज होगा। और ये ज है तो अब जो हो जाएगा, प को ब में चेंज कर दिया। इसके पहले तो कोई स्वर इसके पहले ज के पहले तो कोई स्वर तो था नहीं, इसका मतलब वो आधा ही चेंज होगा तो आधा ब हो गया। अपधन दी है तो ये अवधि हो गया। ठीक है, सही है, समझ में आया। समझ में यदि आ जाता है तो आप लोग लाइक जरूर कर दिया करिए, लाइक करेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करिए। इस चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट में क्या है कि आपका वही हो जो पहला वर्ग है उसी के जितने भी वर्ण हैं, क च ट त प, है ना, क च ट त प, ये जो पहले वर्ग के पहले वर्ण हैं इनके ही साथ इनका क्या आ जाए, वस्तुतः आप देखेंगे क्या होता है इनके साथ अनुनासिक वर्ण वहीं पांचवें वर्ग के होते हैं। और जब अनुनासिक वर्ग आ जाता है तो वो किस में चेंज हो जाते हैं, अपने पांचवें वर्ग के ही चेंज हो जाते हैं। और अनुनासिक वर्ग आप ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो न और म में ही आते हैं। अधिकतर किस में आते हैं, न और म में आते हैं। ठीक है, न और म में आते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो इसके बाद हमने क्या बताया, क्या आ जाए, न आ जाए या म आ जाए। कुल मिला के आपका पांचवा वर्ग अनुनासिक वर्ड आए, क्या, अनुनासिक वर्ड। तो ये किस में चेंज हो जाएंगे, पांचवें वर्ण में। पांचवा वर्ण कौन कौन से होते हैं, ये आपके सामने है, ये जो है पांचवें वर्ण में चेंज हो जाएंगे इसमें। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इसको ध्यान से देखिए कि यहाँ पे देखिए क का क्या हो जाएगा, क का क्या हो जाएगा, आपको अच्छी तरह से पता है, अंग, क का अंग ही होगा, क का अंग हो जाएगा। तो ये वाक, यहाँ पे क है, यहाँ पे म है, तो यहाँ पे ये क हो गया, क का किसमें जुड़ा, म से। तो क का जो पांचवा वर्ण होता है वो होता है अंग होता है, वो अंग जो है इसमें जुड़ गया तो वागम क्या हो गया, ये वागम्य हो गया, क्या हो गया, वाग्मय हो गया, सॉरी वाग्मय हो गया। अब इसके बाद ट का ड़ हो जाना, ट का तो ड़ ही होगा, ट ठ ड ढ ड़ यही तो होता है। तो ड़ जो होता है, ट देखिए यहाँ पे ट है और यहाँ पे म है। जब ट म से जुड़ा तो इसका पांचवा ट का क्या होता है, ड़ होता है ये, तो इसमें जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है। उसी तरह से त का न हो जाता है, त थ द ध न अपने पांचवें में चेंज होगा। तो उत धन म था तो ये क्या हो गया, उन्मत हो गया। इसी तरह से चित्तमय जुड़ा तो चिन्मय हो गया और जगतनाथ जुड़ा तो जगन्नाथ हो गया। यहाँ पे जगत में देखिए त क्या है आपका, त क्या है, ये रहा। और उसके बाद न आपका क्या है, क्या है, ये अनुनासिक वर्ण है। और यदि ये अनुनासिक वर्ण है और अनुनासिक वर्ण जब त में जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा, जगन्नाथ हो जाएगा, अपने पांचवें वर्ण न में चेंज हो जाएगा। क्लियर है। कुल मिला के जब पहला वर्ण अनुनासिक वर्ण पांचवें वर्ण में जुड़ता है तो वो पांचवें में ही चेंज हो जाता है, ऐसे याद रखेंगे। अगला देखते हैं, आगे है छ से संबंधी नियम। यहाँ पे देखिए ये ऐसे जो लिखा गया है ना, ये आपका छ से संबंधी नियम है। ठीक, अब ये जो छ से संबंधी नियम है इसको ध्यान से देखिए। क्या है कि किसी भी ह्रस्व स्वर या आ, किसका किसकी बात हुआ, किसी भी ह्रस्व स्वर का या तो फिर आ का जब मेल होता है तो छ से होने पर छ से पहले क्या, आधा च जोड़ देते हैं। मतलब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि
किसी भी ह्रस्व स्वर तो जानते ही हैं क्या होता है ह्रस्व स्वर, आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा। ह्रस्व स्वर का मतलब, ह्रस्व और दीर्घ स्वर का तो हमने आपको बताया है, जिसको आप छोटी ई कहते हैं, छोटी ऊ कहते हैं, ये सभी आपके क्या है, ह्रस्व स्वर हैं। ठीक है, मतलब कुल मिला के आपको जो बोलने में कम समय लगता है उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जिनको बोलने में ह्रस्व से ज़्यादा समय लगे उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। अब यहाँ पे ह्रस्व स्वर हो जाए या तो आ हो जाए, ह्रस्व स्वर हो या तो आ हो, ह्रस्व स्वर या आ, और इनके बाद क्या हो जाए, इनके बाद क्या आ जाए, छ आ जाए, है ना। तो क्या हो जाता है, ये चेंज होकर आधा च इसमें जुड़ जाता है, सॉरी ये जो छ होता है इसमें आधा चे जुड़ जाता है, ये याद रखना है। अब देखिए कैसे, यहाँ पर है स्वधन छंद, क्या है, स्वधन छंद। अब यहाँ पे क्या है, ह्रस्व स्वर आपका, देखिए इसे स्वरति कहते हैं। आप हमेशा याद रखिएगा कि जैसे यहाँ पे स्व आया है तो इसके पहले अ आएगा, स्व अ आ रहा है। दूसरा है परिच्छेद परी, यहाँ पे ई आ रहा है, छोटी ई, ये मात्रा पे ध्यान देना है। ठीक है, जो मात्रा लगेंगी इनको स्वरति कहा जाता है जब मात्राओं को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे स्व आपका क्या आया, अ आया यहाँ पर, और यहाँ पे क्या है, छ है। तो अ और छ जब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये आपका ऐसे बन जाएगा, छ बन जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, स्वच्छंद हो गया। दूसरा है परि, परि में आपका क्या है, छोटी ई आ गया, उसके बाद छेद है, तो मतलब आपका क्या बनेगा, आधा च इसमें जुड़ जाएगा, इस तरह से बनेगा। तो इसी तरह से परिच्छेद बन गया। तीसरा है अनुच्छेद, ऊ में आपका क्या जुड़ा, छे जुड़ा, तो मतलब कुल मिला के यहाँ पर भी छे बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अनुच्छेद। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, त से संबंधी नियम। त से संबंधी नियम, इसका मतलब ये, अब जो थोड़ा सा 2, 4, 5 हम लोग देखेंगे वो त से ही संबंधित जितने भी नियम होंगे वो त से संबंधित होंगे। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या कहा जाएगा। सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है कि त, देखिए जहाँ पर अब त तो पढ़ रहे हैं लेकिन नीचे हलंत लगा हुआ है, वो तो आपको दिख ही रहा है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। यदि त के बाद यदि च आ जाए या छ आ जाए तो जो त है वो च में चेंज हो जाता है। देखिए मतलब आपको ये कहा जा रहा है कि यदि आपका इस साइड त हो और उसके बाद आपका क्या हो, च हो या छ हो, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, ये जो त है ये किस में चेंज हो जाएगा, आधा च में, मतलब ये जो इसमें चेंज हो जाता है। तो ये जो पहला है यही कहा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ऐसे ग्राफ बनाने से, ये जो हमने अभी आपको बना के दिखाया, ऐसे याद करने से जल्दी याद हो जाता है। आपके माइंड में क्या होता है, जब कभी भी आपके सामने विच्छेद आ गया संधि विच्छेद करने के लिए, तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक कर जाता है। चलिए देखिए अब इसके एग्जाम्पल को देखिए, उदाहरण को देखिए। यहाँ पे देखिए क्या है, त है, आधा त है, और यहाँ पे चा है। अब देखिए त तो आपका च में चेंज होगा, आधा च में, आधा त है, आधा च में ही चेंज होगा, तो उसको चेंज कर दीजिए आधा च में। तो ऊ है, आधा त को आधा च में चेंज करेंगे, चेंज हो गया। उसके बाद चारण तो था ही, तो चारण जोड़ दीजिए, ये देखिए आपका क्या बन गया, उच्चारण बन गया। क्लियर है, समझ में आया। दूसरा देखिए, उत्धन चरित्र है, यहाँ पे क्या हो गया, तो आपका च में चेंज हो गया, उच्चरित हो गया। जगत छाया है, तो आपका आधा च में चेंज हो जाएगा, तो जगत छाया हो गया। उसी तरह सत्य चरित्र है, तो सत्य चरित्र आपका सच्चरित्र में चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सॉरी अगला नियम देखते हैं। त से संबंधित नियम ही चल रहा है, किससे, त से संबंधित। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि त के बाद क्या आ जाए, ज आ जाए या तो झ आ जाए, तो ये जो त है किस में चेंज हो जाता है, आधा ज में चेंज हो जाता है। क्लियर है, आधा ज में चेंज होगा। वही नियम है, वहां पे च था और यहाँ पे ज है। तो जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, आधा त है और इस साइड क्या है, ज है, तो त और ज में जब हम लोग मेल करेंगे तो क्या करेंगे, विकार क्या उत्पन्न होगा, आधा ज का। तो स आप लिखेंगे, आधा त को आप आधा ज में चेंज करेंगे, और इस तरफ आपका जन था तो आपका बन जाएगा सज्जन। उसी तरह से है जगत जननी, यहां पर भी त है आधा और यहाँ पे ज है, तो वहीं जगत जननी हो गया। उसी तरह से विपत जाल, विपत जाल में चेंज हो गया। उत्ज्वाल,
उज्ज्वल में चेंज हो गया। अब यहाँ पे ये जो जितने भी देखिए आप एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, एक उदाहरण जो देख रहे हैं, उसको आप क्या करेंगे, अपने से भी करने की कोशिश करिएगा। देखिए लिखा तो है ही, और आप जब अपने कॉपी में नोट करिए तो उसको क्या करिए, अपने से बनाने की कोशिश करिए। तो अपने से बनाने की कोशिश करेंगे तो जो ये आपका रूल्स है, नियम है, वो नियम आपको अच्छे से और जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे क्या हो गया, उज्जवल हो गया। अगला नियम क्या कहता है, अगला नियम कहता है कि यदि त के बाद क्या हो जाए, ट आ जाए या ड आ जाए, तो ये किस में चेंज हो जाता है, ये आपके आधा ड या आधा ड में ही चेंज हो जाता है। और ये कौन चेंज हो रहा है, ये त ही चेंज हो रहा है ना। मतलब ये कि यदि त आधा त के बाद ट आया है तो ये आधा ट में चेंज होगा, और यदि ड आया है तो किस में चेंज होगा, ड में, आधा ड में चेंज होगा। चलिए देखते हैं कैसे चेंज होते हैं। पहला देखिए बृहत टीका है, बृहत टीका मतलब त के बाद क्या आया है, ट, मतलब जो त है, आधा त है, वो आधा ट में चेंज होगा, इसीलिए क्या हो गया, बृहत टीका हो गया। उसके बाद कहा जा रहा है उत्धन डयन, मतलब यहाँ पे त तो आया है आधा, उसके बाद ड आ गया, मतलब इस त को हम लोग किस में चेंज करेंगे, आधा ड में चेंज करेंगे। क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि आधा त के बाद ट हो तो आधा ट में चेंज हो जाता है, आधा त के बाद आधा ड हो तो आधा ड में चेंज होता है, सॉरी आधा त के बाद ड हो तो आधा ड में। तो यहाँ पे क्या हो गया, उड्डयन हो गया। ठीक है, चलिए अगला नियम देखते हैं, अगला क्या होता है। अगला है, कह रहा है कि यदि त के बाद क्या हो जाए, ल हो जाए, यदि त के बाद ल हो जाए तो ये किस में चेंज हो जाएगा, आधा ल में चेंज हो जाएगा, है ना। तो क्या उत धनलास है तो ये आपका त किस में चेंज हो जाएगा, आधा ल में, तो उल्लास हो गया। यहाँ पे तत् धनलीन है तो तल्लीन हो जाएगा, और उत धनलेख है तो उल्लेख हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है कि आधा त के बाद यदि श हो तो त किस में चेंज हो जाएगा, त का छ हो जाता है। जैसे कुल मिलाकर आपका जब त होगा तो आप इससे श होगा इसके बाद, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, छ में चेंज हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे देखिए आधा त था, यहाँ पे क्या था, श्वास था, तो ये किस में चेंज हो गया, छ में चेंज हो गया, तो ये क्या हो गया, उच्छ्वास हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप लोगों को याद रखना है। चलिए एक नज़र डाल लेते हैं कि त के कितने नियम बने। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, पहला क्या था, पहला जो नियम था, अब ध्यान से देखिएगा, पहला क्या, आधा त जब च या छ से जुड़ा तो किस में चेंज हुआ, वो आधा च में जोड़ चेंज हो गया, ये पहला था। दूसरा क्या था भाई, दूसरा था जब यही आधा त ज या झ में जुड़ता है तो वो आधा ज में चेंज हो जाता है। और तीसरा क्या था, तीसरा ये था कि जब ये त आपका ट या ड में चेंज होता से जुड़ता है तो ये त जो है ट के साथ आएगा तो आधा ट, यदि ये ड के साथ आएगा तो आधा ड में चेंज हो जाता है। चौथा क्या कहा कि यदि यही त ल से जुड़ता है तो आधा ल में चेंज हो जाता है। और ये वाला जो नियम आपके सामने है वो कह रहा है कि यदि आधा त स में जुड़ता है तो ये क्या हो जाता है, छ हो जाता है। तो ये आपके त से संबंधी नियम है, ये आपके जो है त से संबंधित नियम है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है, चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, यहां पर अब आपके सामने क्या है, ध्यान से देखिए, अब आपके सामने है न से संबंधित नियम। किससे संबंधित है, न से संबंधित नियम है, न से संबंधित नियम है। इसका मतलब ये कि यदि कभी भी आपको क्या देखना है, ध्यान से देखिए, यदि कभी भी आपको ये रि दिख जाए या र दिख जाए या ख दिख जाए तो इसके बाद यदि न व्यंजन आए, इसके बाद यदि न व्यंजन आए तो ये जो न है ना, ये किस में चेंज होता है, ड़ में। ये जो न है ये किस में चेंज होता है, ड़ में। ध्यान से इस नियम को देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद ये जो नियम है यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, लेकिन उस कन्फ्यूजन को मैं दूर कर दे रहा हूँ। मतलब आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर आपको री दिखेगा, र दिखेगा या तो फिर श दिखेगा। अब इन तीनों के बाद
ये तो पहले शब्द के ये जो हैं, आप देखिए ये जो है ये पहले शब्द के अंतिम होंगे। क्या होंगे? अंतिम शब्द। लेकिन इस वाले में दूसरे शब्द में कभी भी आपका अंतिम या आदि नहीं देखना है, चाहे जहां भी ना हो। इसका मतलब ये, अब इसके बीच इस वाले शब्द में चाहे बीच में कोई स्वर आ जाए, चाहे क वर्ग के कोई व्यंजन आ जाए, चाहे आपका प वर्ग का कोई व्यंजन आ जाए, या तो फिर य आ जाए, वो आ जाए, ह आ जाए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जहां पर न होगा उसको हम लोग ड़ में चेंज कर देंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला कह रहा है परि धन नाम। यहां पर क्या है? र है और इधर क्या है? न है। एक साइड आपका र, एक साइड आपका न। तो चेंज किस में करेंगे? न को हम लोग ड़ में चेंज करेंगे। तो परि पहले से ही था और ये न को राम कर दीजिए, परिणाम हो गया। दूसरा देखिए, प्रधन मान है। प्रधन मान, एक साइड तो आपका क्या है? प है ना। एक साइड आपका क्या है? प्र है, प र आधा भी है। तो इस साइड क्या है? देखिए यहां पर तो म है, लेकिन इस साइड क्या है? आपका न है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको इस न को किस में चेंज होगा करना होगा? ड़ में। तो ये हो जाएगा प्रमाण हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से रामायण को भी चेंज करना है। रामायण म और अ जुड़ेगा तो वो तो आ हो जाएगा, अ और अ जुड़ता है तो आ हो जाएगा, तो वो तो रामा हो गया। लेकिन य के बाद देखिए यहां पर तो आपका म है ना, यहां पर आपका क्या है? म है और ये प वर्ग के ही है, तो प फ ब भ म। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ पर आपका जो न है ये किस में चेंज हो जाएगा? ड़ में। उसी तरह से भूषण है, ये आपका क्या हो जाएगा? भूषण हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको तुरंत 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे, जब भी आपका कमेंट देख लिया जाएगा तो आपको तुरंत रिप्लाई कर दिया जाएगा। चलिए, अब इसके बाद हम लोग म से संबंधित दूसरे नियम को देखेंगे। अच्छा, इससे पहले न से संबंधित नियम था ना, इससे पहले जो था न से था। अब इसके बाद हम लोग किसका देखेंगे? म से संबंधित। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे कह रहा है कि म का मेल क में म तक के किसी भी व्यंजन वर्ग में होने पर म उसी वर्ग के अनुस्वार में बदल जाता है, पर या तो पंचमाक्षर में बदल जाता है। ये आपको देखना है, ध्यान से इसको देखिए। यहाँ पर कहा क्या जा रहा है? यदि ये जो म है ना, पहले जो शब्द में म आ जाए और दूसरे में क्या हो? क से म तक के किसी भी, क से म तक के किसी भी व्यंजन वर्ग में हो, तो इसका मतलब ये चेंज किस में होगा? अपने पंचमाक्षर में। पंचमाक्षर मतलब क्या? अनुनासिक वर्ण में चेंज होगा। अपने अनुनासिक वर्ण में चेंज हो जाएगा या तो फिर अनुस्वार में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? समधन कलन है, म और क का जो है आया है, तो इनका जब संयोग होगा तो अनुस्वार में चेंज हो गया, संकलन हो गया। म तो ही चेंज होगा, म को अनुस्वार में चेंज कर दीजिए, चेंज लगभग यही होता है। सम धन गति है, इसको अनुस्वार में चेंज कर दीजिए, संगति हो गया। यहाँ पे समधन चय है, यहाँ पे म को आप चेंज कर देंगे अनुस्वार में, संचय हो गया। इसी तरह से परम धन तू है तो परंतु हो गया, समधन पूर्ण है तो संपूर्ण हो गया। अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि म का मेल, पहले आपने देखा कि म का मेल क से म तक कहीं भी तो पंचमाक्षर में चेंज हो जाएगा या अनुस्वार में। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि जो म है इसका मेल किससे हो जाए? इसका मेल हो जाए य, र, ल, व, स, श और स से, और इसके बाद ह। यदि इनसे मेल होता है तो म जो होता है ना वो हमेशा अनुस्वार में चेंज होता है, हमेशा अनुस्वार। अब यहाँ पर इससे पहले वाले जो नियम में हमने क्या देखा कि वहाँ पर हमने कहा पंचमाक्षर, वो संकलन को आप पंचमाक्षर में ही चेंज कर सकते हैं, आपको क जो है अंग में चेंज करेंगे। लेकिन ये जो आधुनिक चल रहा है, आधुनिक हिंदी में क्या होता है, इस ग्रामर में आपको कहीं भी जो होता है पंचमाक्षर मतलब कि जो अनुनासिक वर्ण हैं उनमें आपको आधा करके नहीं मिलता है। अब लगभग अनुस्वार का ही प्रयोग होता है, तो इसलिए आप कोशिश करिए कि अनुस्वार का ही प्रयोग करें।
ठीक है। यदि आपके एग्जाम में ऑप्शन में नहीं आता है और पंचमाक्षर लगा हुआ है, पंचमाक्षर अनुनासिक वर्ण लगा हुआ है, तो आप उसको सही कर दीजिए। लेकिन अनुस्वार लगा है और पंचमाक्षर नहीं है तो आप क्या करेंगे, अनुस्वार लगाएंगे। तो वो भी प्रश्न यही था, इसके पहले वाला भी नियम यही था और ये भी नियम सेम टू सेम वही है कि मतलब कुल मिलाकर ये कि यदि आधा म के बाद आपका कोई भी वर्ड आ जाए, ह तक की बात हो रही है, तो आपको क्या करना है, अनुस्वार लगाना है। जैसे यहाँ पे समधन योग है तो संयोग हो गया, समधन रक्षक है, यही म ही तो चेंज होता है, आधा म चेंज हो जाता है अनुस्वार में। देखिए संरक्षक हो गया, समधम लाप हो गया, संलाप हो गया, समधन विधान हो गया, संविधान हो गया, समधन सय हो गया, ये संशय हो गया। उसी तरह समधन सार हो गया, संसार हो गया, और समधन हार हो गया तो संहार हो गया। ये आपके नियम थे। लेकिन अब आपको एक चीज ध्यान देना है कि यदि कभी भी आपका ये जो म है और इसके बाद म आ गया तो कोई परिवर्तन करना ही नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं करना है ना, कोई परिवर्तन नहीं करना है। देखिए जैसे सम धन मान है तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ये किसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा सम्मान हो जाएगा, क्योंकि ये आपका आधा म था और इसमें जुड़ गया, सम्मान हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में तो आ ही रही होंगी। ठीक है, तो आगे चले। इसी तरह देखिए यहाँ पे समधन मति है तो ये सम्मति हो गया। आगे चलिए देखते हैं आगे क्या कहता है। अब हम लोग स से संबंधित नियम को देखेंगे। स से संबंधित नियम क्या है कि स से पहले की बात है, मतलब दूसरे वर्ड में क्या होना चाहिए, दूसरे शब्द में स होना चाहिए, और इससे पहले क्या आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए लेकिन अ और आ नहीं आने चाहिए। स से पहले अ आ न आए, इससे भिन्न इसके अलावा कोई भी स्वर आ जाए तो ये जो स होता है ये ख में चेंज हो जाता है, बदल जाता है। जैसे यहाँ पे वी धन सम था तो यहाँ पे देखिए स के बाद क्या आया है, वी आया है, मतलब यहाँ पे छोटी ई आ रही है, ह्रस्व ई आया। इसका मतलब ये है कि इसको हम लोग किसमें, स को किसमें चेंज करेंगे, इस खटकोर वाले श में चेंज कर देंगे। इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, श पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, श। अब इसके बाद यहाँ पे ये क्या है, ये विषाद, वी धन साध है, तो यहाँ पर भी देखिए क्या हो जाएगा, वी धन साध को विषाद करेंगे। उसी तरह से सुषमा है और ये जो है निषेध, तो इसी तरह से ये सभी चेंज हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए यहां तक तो थे आपके व्यंजन से संबंधित जितने भी नियम थे, ये आपके पूरा क्या हो गया, व्यंजन संधि हो गया। इससे ज्यादा प्रश्न नहीं आते हैं और इससे ज्यादा नियम भी नहीं होते हैं। यही है जितना भी था व्यंजन संधि। इससे पहले हम लोगों ने स्वर संधि को पढ़ा, आज की क्लास में हम लोग व्यंजन संधि को पढ़ लिए। अब इसके बाद की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में अब देखिए ये जो दिया हुआ है ये क्या है, ये वो प्रश्न है जो यदि आपके एग्जाम में आ गए तो कोई भी नियम कानून काम नहीं करेगा, कोई भी नियम कानून काम नहीं करता है। और यहां पर आपको इनको क्या करना है, अपने कॉपी में नोट करना है और शरबत की तरह घोर कर पी जाना है, मतलब रट जाना है। इसको आपको रटना है कि हाँ ये क्योंकि ये क्या है, अपवाद है, और अपवाद का कोई नियम नहीं होता है, उस पर कोई जादू नहीं चलता है नियमों का, तो आपको अपने से याद करना होगा। तो ये आपको याद करना है, यदि आपके एग्जाम में आता है तो आप इसी से क्या करेंगे। तो ये अपवाद थे इसलिए हमने बता दिया, नहीं तो पता नहीं कल को आप लोग कमेंट करें कि सर बता दीजिए मार्त धन अंड, ये मार्तंड कैसे हो गया, यहाँ पर तो कोई व्यंजन संधि का नियम ही नहीं काम कर रहा। ठीक है, तो इसको अपने कॉपी में क्या करेंगे, लिख लेंगे। यहाँ से एक प्रश्न नमस्कार का ये जो है ये आपसे 2-3 बार एग्जाम में पूछा है, मतलब लगभग सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको याद जरूर रखेंगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, आज की क्लास में व्यंजन संधि को देखा। यदि आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके आपको जो भी डाउट होता है वो पूछ सकते हैं। बाकी शेयर, ये तो आपका काम है कि आप लोगों को यदि क्लास अच्छा लगता है तो आप शेयर कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोग भी क्या हो, जुड़ सकें। उसके बाद चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए कल की क्लास में हम लोग मिलेंगे विसर्ग संधि के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।